हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट जितने भी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोग गो थ्रू किए और लगभग सारा देख लिए अब तक के लेक्चर में। आज के लेक्चर में और उसके पहले हमने एससी वर्मा का भी पूरा सॉल्व किया, जितने भी उसके क्वेश्चन थे उसको पूरा सॉल्व किया, और इरोडोव के भी कुछ प्रॉब्लम किए, एडवांस लेवल के किए। आज उन सबों का मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे जो थोड़े बहुत इधर उधर छूट गया है, उसको करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का एक तरह से निचोड़ मिलेगा, स्प्रिंग वाले या और भी जो कुछ रह रहे प्रोजेक्टाइल के साथ, वो दो चार क्वेश्चन जो रह रहे थे उसको मैंने इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टू बॉडीज ऑफ मास m आर केप्ट ऑन द टेबल विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ऐसा are joined by the spring. Initially the spring is in the relaxed state. Find a minimum force F which will make the other block M to move. ठीक है, अभी मूव किया नहीं है, उस पर मूव करने वाला होगा, ये इसका मतलब है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम फोर्स F मिनिमम इसको करेंगे और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K हो ऐसा, तो सपोज मान लीजिए कि अगर ये खींचता है यहाँ से यहाँ तक x जाता है, तो इसमें एलोंगनेशन x होगा। जब मैक्सिमम x जहाँ तक जो उसके नेचुरल पोजीशन पर था से अगर वो x मैक्सिमम खींचेगा तब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगा m2, यही होगा ना। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो x डिस्टेंस जब हम कर रहे हैं तो कुछ f मिनिमम के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ ये फोर्स लग रहा होगा F इंटू एक्स, तो उसके चलते वर्क डन होगा। और वो वर्क डन किस में होगा, M1 ये वाला जो है कुछ यहाँ से उसको खा रहा होगा, और M2 कुछ यहाँ से उसको लग रहा होगा, और साथ ही साथ स्प्रिंग का जो उसमें जा रहा होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर। पहले तो स्प्रिंग वाला मतलब ये जो वर्क डन था जिसके चलते वो खींच रहा था, तो स्प्रिंग में उसमें स्टोर हुआ होगा। दूसरा कि ये भी कुछ फ्रिक्शन वाला इसमें भी जा रहा होगा, तो μ1 या म्यू m1 g इंटू एक्स प्लस μ2, नॉट μ2 मीन्स इसके चलते भी ये भी रजिस्ट कर रहा होगा या कुछ। अच्छा, इसमें तो अभी मूवमेंट हुआ ही नहीं है ना। वो तो कह रहा है कि उतना कि कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि अदर ब्लॉक मूव। तो अभी क्या था कि इनिशियली इसमें काइनेटिक एनर्जी बताइए बच्चों 0, और फाइनली अभी क्या हो रहा है कि वो बस अभी वो खींच रहा है और ये भी मतलब अभी मूव नहीं किया है। कौन सा M1 वाला, वो फ्रिक्शन से जब F मिनिमम का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से जब ज्यादा होगा तब मूव करेगा, यही होगा ना। और तब तक ये खींच रहा होगा हाफ के एक्सेस मतलब एक्स डिस्टेंस से खींच रहा होगा। जब मैक्सिमम एलोंगनेशन हो जाएगा और इसका फ्रिक्शन से ओवरकम दोनों कर जाएंगे तब ये मूव कर जाएगा, यही होगा। तो इसमें तो कोई अभी मूवमेंट है नहीं, तो क्योंकि वंस जैसे ही ये मूव करेगा तो फिर वहां से उसका मूवमेंट आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, मूव नहीं किया है, मूव करने से ठीक पहले तो मिनिमम फोर्स लगाना है कि वो मूव करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को भी 0 ले लेते हैं, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को इधर कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें जो अब कब ये मूव करेगा, जो kx इक्वल टू होगा, जो फोर्स लगा रहा होगा इसमें, जैसे मान लीजिए खींच रहा होगा, इसको खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा, यही kx ऐसा लगा रहा होगा। तो ये फ्रिक्शन कर रहा होगा, नहीं जाऊंगा। तो कब तक नहीं जाओगे, जब तक म्यू टाइम्स ऑफ m2g के इक्वल ना हो जाए। तो वहां से हमें क्या होगा कि x का वैल्यू मिल जाएगा, क्या है ना, कि यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू m2g/k ऐसा। तो यहां से x का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारा ये मिनिमम फोर्स कितना लग रहा था वो निकल कर आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? इसमें क्या बोला है, फिर से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास m आर केप्ट ऑन अ टेबल विद द कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू आर ज्वाइंड बाय द स्प्रिंग। दिस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। इनिशियली द स्प्रिंग इन द रिलैक्स्ड स्टेट, मींस कोई इसमें खींचा हुआ नहीं है, नेचुरल लेंथ पर है। ये नहीं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और समझ ले। तो नेचुरल लेंथ में तो कोई उसका एनर्जी नहीं है, और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी शून्य, वही मैंने लिया था। फाइंड मिनिमम फोर्स एफ विच मेक द अदर ब्लॉक एम टू मूव। तो कितना फोर्स यहां पर लगाए, तो देखो क्या होगा कि जब एफ आप लगा रहे होंगे तो ये भी रजिस्ट कर रहा होगा कितने से, या मतलब कि या मान लीजिए कि एक्स अगर खींचा
तो जो इसमें एलोंगनेशन होगा, तो मान लीजिए कि एक्स हुआ, तो इसमें कौन सा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, तो ये भी तो नहीं जाना चाह रहा होगा ना, क्योंकि रफ सरफेस है। एफ के चलते जो फोर्स हम लगा रहे होंगे, मतलब टोटल फोर्स हम जो लगा रहे होंगे, उस पर हम कुछ काम कर रहे होंगे, तो काम कर रहे होंगे तो उसको कौन खा रहा है, स्प्रिंग ये वाला, और ए M1 जिसको फ्रिक्शन, मतलब कि वो नहीं मूव करना चाह रहा होगा। तो एक्स डिस्टेंस मूव किया तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किए, तो M μ1G(x), और बाकी का जो एक्स मूव किया होगा तो स्प्रिंग खींचा होगा। तो मैक्सिमम खींचने के बाद एक पॉइंट पर M2 का है कि अब चलो, तो हमें उसी फोर्स चाहिए कि मिनिमम अभी चला नहीं है, चलने वाला है। तो उसमें अगर हमने देखा कि अच्छा इसको चलाने के लिए क्या लगा होगा कि kx, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा होगा इसके बराबर का हो जाए, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट उसके बराबर क्या उससे ज्यादा लगने वाला होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर यहां से लिखे μm2g, तो x का वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ m2g/k। अब इसका वैल्यू यहां पर रख लिया जाए, x का वैल्यू, तो x से x सबका ये तो कैंसिल हो गया। तो f का मिनिमम जो वैल्यू है वो निकल कर के आया बच्चों, kx/2 प्लस म्यू M1g। तो यहां से इसका वैल्यू रख x का, तो म्यू M2g/k। तो अपने घर चले जाएंगे, यहां से अगर लिख लूं, विजिबल है ना, हाँ। तो F मिनिमम जो आएगा बच्चों, k की जगह पे म्यू M2g/k, यहां से k तो रहा ही, x की जगह पे अपॉन 2, तो ये आपका k से k कैंसिल हो गया, प्लस वो वाला तो एज इट इज होगा म्यू M1g। तो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं म्यू जी, तो कितना हो जाएगा, M2/2 प्लस M1। तो F मिनिमम ऐसा, ये हमारा मिनिमम फोर्स लगेगा कि इन ऑर्डर टू ये मूव कर जाए, दूसरा वाला ब्लॉक। तो ये समझ में आया बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो सोचा कि ये क्वेश्चन ऐसा लेना चाहिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। करेगा, स्मॉल मेटालिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ केज which is the accelerated uniformly by the force F. The ratio of the mass of the cage to that of the sphere is n. ठीक है, find the potential energy of the store in the spring. तो बेसिकली क्या कर रहा है कि मेटालिक स्फीयर ऑफ सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केज। तो एक केज बना लेते हैं ऐसा, इस तरह का है, और एक मेटालिक स्फीयर है, ये ऐसे कुछ इससे हैंग कर रहा है, ठीक है, और इसका मास लेट कर लेते हैं m, और इसका मास लेट कर लेते हैं कैपिटल M। तो उन दोनों का रेशियो जो बोल रहा है कि रेशियो द मास ऑफ द सीलिंग ऑफ केज, द रेशियो द मास ऑफ द केज टू दैट ऑफ द स्फीयर, मतलब कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का वैल्यू कुछ n दे रखा है, ये चीज। तो अब ये से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ ऐसा, तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा F ऐसा, तो इसमें मान लीजिए कि T नीचे की तरफ लग रहा होगा, यही ना, और इसका अपना वेट mg ऐसे लग रहा होगा। तो अगर इसका इक्वेशन लिखें पहले वाले का, तो इसमें क्या लिख पाएंगे, F माइनस T माइनस mg, नीचे की तरफ इस पॉइंट ऑफ उस पे देखिए दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं होंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, इक्वल टू ma, नेट फोर्स तो ही लगेगा। दूसरे वाले में कि इस वाले के लिए T ऊपर लगेगा छोटे वाले के लिए, और mg नीचे लगेगा, लॉज ऑफ मोशन में हमने यही सीखा है ना। तो T माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल ma ऐसा। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टी तो कैंसिल होकर चले गए घर, तो F का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, m प्लस m a, और ये वाला माइनस mg प्लस mg, वो भी नीचे की तरफ उस साइड में चले गए ऐसा। तो यहां से F का जो वैल्यू आएगा, G प्लस A ऐसा निकल कर आएगा क्या, फोर्स F इक्वल टू m प्लस m G टाइम्स ऑफ
इंटू जी प्लस ए, ये हमारा कुछ फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, वो कैसे पता चलेगा बच्चों, कि वो ऐसे पता चलेगा। तो उसमें हम देखिए एफ का वैल्यू तो हमें इतना मिला है, हम टेंशन का वैल्यू ला सकते हैं क्या, बिकॉज कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा कि वो टी, मतलब कि टी इक्वल टू, आप के एक्स भी बोल सकते हैं, इक्वल टू एम जी। तो एलोंगनेशन कितना होगा वहां से डिसाइड हो रहा होगा कि के एक्स इक्वल टू एम जी, सो यू विल एक्स इक्वल टू एम जी बाई के, वो आप लिख सकते हैं। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, इसकी खोज में है हम लोग, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी। और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की हमें दिया हुआ है, और एक्स का वैल्यू यहाँ से आ रहा है एम जी। तो या टी का वैल्यू हमें वो तरीके से हमें वहाँ का पता है, तो क्यों ना हम उसको लिख लें टी कि इसका टी का जो वैल्यू है वहाँ से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। यहाँ से देखिए कि यहाँ से टी इक्वल टू के एक्स है और यहाँ पर ए एम जी है, तो और हमें हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी तो ये चाहिए, तो हम इसकी खोज में हैं। तो एफ का जो वैल्यू आया वहाँ से एम इंटू एम जी प्लस ए, तो वहाँ से हम और कुछ कर सकते हैं, मतलब कि ए का तो वैल्यू पता ही है, हम टी का वैल्यू ला सकते हैं क्या। तो टी एम जी प्लस ए तो भी है कि एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से जो अभी हमारा जो टी का वैल्यू था वो कितना था, जो बता रहे थे कि एम जी प्लस एम ए हो जाएगा टी के लिए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो कुछ उसका वैल्यू मिल जाएगा, तो वहाँ से हमें जी प्लस ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं कि टी का वैल्यू यहाँ से क्या था, एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए, और जो हमने एफ का वैल्यू जो लेकर आए थे वो क्या था, एम प्लस एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए, ऐसा। तो जी प्लस ए का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम प्लस एम, ऐसा। तो इसको वैल्यू अगर पुट किया जाए यहाँ पर टी के जगह पे, तो एम अपॉन एफ एम टाइम्स ऑफ एम, ऐसा होगा क्या, बताइए। टेंशन का वैल्यू, और टेंशन का वैल्यू क्या था हमने अभी जो पीछे डिस्कवर किए थे, के एक्स के इक्वल है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम इंटू एम, ये। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना था स्टोर इन द स्प्रिंग। तो ये कहानी समझ में आया कि आपको कैसे भी जी और उसको हटाकर ऐसा इसमें लेकर आना था। तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स के जगह पे इसको लिख दे, तो एम स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। ये शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें जो आपको ऐसे बता दूं कि मैं क्यों लाया, मेरे पास तो पहले भी वो टी इक्वल टू समथिंग एक्स का वैल्यू था एम जी बाई एक्स का, तो इन द टर्म ऑफ एन के लिए भी लाना था, इसीलिए वैसा करना पड़ा। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने यहाँ से क्यों मूव कर गए, कि एक्स इक्वल टू एम जी था तो एक्स का वैल्यू एम जी बाई के है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, घर आंसर ले जाओ। एम गिवन है, जी तो उसका, लेकिन रेशियो नहीं गिवन है ना, मास उसका कैसे है तो हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए उसको कनेक्ट करके लेकर आए यहाँ पर, जो एफ इक्वल टू एम एम था। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ऐसा। तो उसमें से क्या कर सकते हैं कि आप एम बाई, पीछे हमें क्या गिवन था, एम बाई स्मॉल एम का वैल्यू एन गिवन था, तो हम क्यों ना यहाँ से एम यहाँ से कॉमन ले लें, तो कितना हो जाएगा 1/2 के एफ स्क्वायर एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एम बाई एम का वैल्यू वहाँ पर हम कुछ रख सकते हैं एन प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 के टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आया बच्चों आपका वहां पे, तो समझ में आया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
यहाँ से फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कर रहा है कि इन द फिगर शोज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग के एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज m। ये फिगर है। The pulley is fixed. Initially, the block is m is held such that the elongation in the spring is 0. अभी तक चुपचाप ऐसा है, elongation 0 है and then release from the rest. Find the maximum elongation in the spring. तो इसके लिए maximum elongation के लिए तो बच्चों क्या होगा कि mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, और यहाँ पर ऐसा टेंशन T होगा, ये तो T इधर ऐसे खींच रहा होगा तो इसमें कितना आएगा kx, यही होगा ना। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, mg नीचे की होगा तो T ऊपर की तरफ खींचेगा और ये ट्रांसमिट होकर T ऊपर जाएगा तो इसमें कितना एलोंगनेशन होगा kx। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि k इंटू एक्स इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा mg बाई k, इतना एलोंगनेशन होगा, मैक्सिमम एलोंगनेशन इन द स्प्रिंग। फिर करा कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक m निग्लेक्ट द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड दैट द स्प्रिंग एंड द फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो वो क्या होगा कि जब x से खींचा होगा, जब आप करेंगे तो इसमें व्हेन मोमेंट जब आप रिलीज करेंगे अब, तो उसमें क्या होगा कि वो मूव करना स्टार्ट होगा, फिर मूव करेगा, स्पीड होगा, फिर वो डिक्रीज कर जाएगा। मैक्सिमम एलोंगनेशन जब होगा तो उसके बाद वो रुक जाएगा, यही होगा ना। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर उसमें समथिंग कुछ एलोंगनेशन अगर आ रहा हो तो एट ए मोमेंट कहीं पर उसका v वेलोसिटी आया होगा और उस समय का उसका पोटेंशियल एनर्जी कर रहा होगा, तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसको एनर्जी देने वाला कौन है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो x इधर रिलीज नीचे की तरफ आएगा ना, ये वाला ब्लॉक इतना मान लीजिए कि x डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करेगा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगा ना। ये नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो किस में जाएगा mgx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस कुछ वेलोसिटी आएगा हाफ m v स्क्वायर, इस तरह का यही होगा अगर x डिस्टेंस उसमें अगर रखते हैं तो हमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या रहा होगा। तो एक तो है कि अब सीधा सीधा इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो होगा, लेकिन उस समय x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू तो ये तो रुका हुआ है तो उस समय तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो ये जो x का वैल्यू है जिसको मैं x डैश कह देता हूं क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा कि ये तब का है जब वो स्ट्रेच कर चुका है बच्चे, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था कि अगर यहाँ से अब ये नहीं कि आप उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी आप देखेंगे तो वो शून्य आ जाएगा, क्योंकि वो तब के लिए आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप पुट भी करेंगे आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो के से के कैंसिल हुआ और वहाँ से जब आप एक्स का वैल्यू रखेंगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे होंगे और उसका वैल्यू शून्य आ जाएगा। तो उसको उसमें मत करिएगा। तो इसके लिए क्या है कि आप इसको अगर मैक्सिमम हो रहा होगा तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा शून्य, मतलब डी ऑफ डी वी स्क्वायर ओवर डी एक्स अगर करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि मैक्सिमम उसको होना है। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम जी आ जाएगा और यहाँ से इसका वैल्यू के एक्स हो जाएगा और डी वी बाई मतलब कि इसका वैल्यू तो शून्य हमें लेना ही है। तो खैर उसी कंडीशन पे निकल कर आ रहा है एम जी इक्वल टू के एक्स। अब इस तरह का है क्या किया जाए, लेकिन फिर भी एक तरह का वो कन्फ्यूजन था। तो एम मतलब कि अगर वो मैक्सिमम होगा तो उसको मैं 0 कर दिया एम इंटू डी वी टू बाई डी एक्स, तो ये मैक्सिमम होने के लिए दिस वैल्यू 0, तो यहाँ से एम जी इक्वल टू के एक्स, तो अब वहाँ से उठाकर पुट कर दीजिए इसको। तो अच्छा उसमें वो 0 आ नहीं रहा था ऐसे, तो कितना हो जाएगा एम जी इक्वल टू के एक्स आया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों एम जी बाई के, और एम जी अब यहाँ पर लिख लीजिए एम जी बाई के, एक्स का वैल्यू 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, हाफ हाफ
2 को इधर भेज दीजिए, तो 2m² g² और एक k से k कैंसिल हो गया, तो m² g² बाई k और m² 2m² g² बाई k, तो कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा, m² g² बाई k ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू mv², तो m से m कैंसिल हो गया, तो वहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, v इक्वल टू √m बाई k इंटू जी, ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस पार्ट का क्वेश्चन था आपका कि मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो इसमें ये मुझे लगा कि kx इक्वल टू mg है, तो मैक्सिमम जाकर वहाँ पर रुक जा रहा है, तो वो उसी पॉइंट पर बेसिकली हो रहा है, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं कि वो मैक्सिमम खींचा होगा और उस समय का मैक्सिमम स्पीड होगा, तो एकदम झनाटेदार तरीके से रुकेगा, जैसे ऐसे करते करते खींचा और रुक गया, तो मैक्सिमम स्पीड उसका वहीं पर होगा, ये नहीं कि वो धीरे 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 हो रहा होगा। तो डेटा इस तरह का दिया हुआ था कि हमें यहाँ पर ऐसा मिला। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन। हाँ, तो इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि गिवन k1 इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर, k2 इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर, m1 का वैल्यू 2 kg है और m2 का वैल्यू 1 kg है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम। तो देखिए इसमें एक खास बात क्या है कि एंड वर्क डन इज स्लोली पुलिंग डाउन द m2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसकी कहानी तो बाद में, तो इन सबों में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, तो इसमें वो भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है। तो उसमें हमें पता करना है कि अगर मान लीजिए कि अगर स्ट्रेच अगर हुआ होगा, तो सबसे पहले तो ये पता लगाना कि बताओ कि इसमें स्ट्रेच कितना हुआ है, तभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख पाएंगे। मतलब कि इस केस में अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 k1, इस वाले स्प्रिंग में कुछ m1 के चलते x1 स्ट्रेच किया होगा, तो x1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू k2 इंटू x2 स्क्वायर, यही होगा ना अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए और अपने वो नॉर्मल उस पर है, स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो इसमें x1 अगर एलोंगेशन होता है तो हाफ k1 x1 स्क्वायर, और दूसरे वाले में अगर x2 स्ट्रेच होता है तो हाफ k2 x2 स्क्वायर, ये सिंपल होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा। तो अब इसमें x1 x2 का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इसमें देखिए k2 वाले के लिए, और उसमें कुछ वो मासलेस और इस तरह का है, k1 k2 का अपना कोई वेट नहीं है, तो अगर इसको अगर समझे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, m2 नीचे की तरफ लग रहा होगा और वहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि k2x इक्वल टू m2g, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या x उस केस में इसको x2 बोला हुआ है तो x2 लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें एलोंगेशन अगर x2 है और इसमें x1 है, तो x2 वाले के लिए हम यही लिख पाएंगे ना, k2 इक्वल टू x2 m2g, तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 kg, तो यहाँ से 10 हो गया, k2 का वैल्यू कितना हो जाएगा इज 500, तो 0 0 कैंसिल हुआ, तो x2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1/50 मीटर। ठीक है, तो सिमिलरली उसी लाइन पर हम इसको भी फाइंड कर लें, k1, इसमें सपोज एलोंगेशन x1 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं k1 x1 इक्वल टू, इन दोनों में अब दोनों मिलकर, इसके लिए तो ये दोनों नीचे की तरफ हैं, तो दोनों मिलकर उसको स्ट्रेच कर रहे होंगे ना, तो m1 प्लस m2 इंटू जी, तो k1 इसका 1500 न्यूटन पर मीटर है और x1 हमें चाहिए, m1 m2 का वैल्यू 1 + 2 = 3g, तो 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/50 ऐसा मीटर, x2 इक्वल टू 1/50 मीटर और x1 इक्वल टू 1/50 मीटर। तब इसका वैल्यू हमें x1 x2 दोनों सेम ही है, तो इनका वैल्यू उधर पुट किया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों, इसका पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 k1 x स्क्वायर, दोनों में सेम एलोंगेशन हो रहा है, 1/2 k2 x स्क्वायर, तो वहाँ से अगर 1/2 x स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ से कितना मिल जाएगा k1 प्लस k2, तो 1/2 x स्क्वायर के जगह पे बताइए 1/50, तो 1/50 का मतलब, अच्छा चलो सम्मान दे देते हैं थोड़ा इनको, 1/50 का स्क्वायर, और स्प्रिंग कांस्टेंट
K1 और K2 कितना है 500 और दूसरे का 1500। K1 शायद 1500 है और K1 का वैल्यू 500 है। तो कितना हो जाएंगे 1500 प्लस 500। तो यहाँ से इसका वैल्यू जब कैलकुलेट हम करेंगे तो 1/2 1/2500 इंटू 2000। 0 0 कैंसिल हुआ तो 5 4 जा और 5 ऐसा होगा। तो इसमें जब आप करेंगे तो 4/10 आ गया, मतलब 0.4 जूल आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंपल दो स्प्रिंग अगर होंगे तो उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाएगा कि उसमें जितना एलोंगनेशन होगा हाफ इंटू K1x1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू K2x2 स्क्वायर। सिंपल आप कर लीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट अच्छा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि इसमें दूसरा पार्ट क्या है बच्चों। इसमें कह रहा है कि वर्क डन इज स्लोली पुलिंग डाउन M2 बाई 8 सेंटीमीटर। ऐसा है कि अगर 8 सेंटीमीटर से इसको खींचा जाए M2 को तो तब वर्क डन बताओ कितना लगेगा। तो इसमें होगा क्या कि जितना इसमें खींचा वो तो फोर्स हमें गिवन नहीं है, नहीं तो हमने वहां से कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि स्प्रिंग और फर्दर स्ट्रेच होगा, यही होगा ना। इसमें इसको अगर खींचेंगे तो कुछ फर्दर स्ट्रेच होगा और यहाँ से x1 वाले को लिए भी उसको भी खींचेंगे तो फर्दर वो भी स्ट्रेच होगा। तो लेकिन उन लोग का स्टिफनेस K1 K2 अलग अलग है, तो इसलिए इसमें एलोंगनेशन भी क्या होगा अलग अलग होगा। मतलब मैं सेम फिगर को कुछ यहाँ पर बनाना चाहूँ। M2 ऐसा। तो इसमें अगर मान लीजिए कि इसमें डेल्टा x2 अगर खींच रहा होगा फर्दर और इसमें डेल्टा x1 खींच रहा होगा, तो दोनों मिलकर पहले तो ये निकाले कि दोनों पहले खींचे कितना है इंडिविजुअली, कि इसमें डेल्टा x1 है इसमें डेल्टा x2 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ऐसा। और उसमें क्या होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स आपस में इनका ऐसा होगा कि इसको अगर हम जो खींच रहे होंगे तो वहां से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा x K1 डेल्टा x1 इक्वल टू K2 डेल्टा x2 ऐसा। ये भी होगा ना इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेच अगर कर रहा होगा तो जितना वो खींच रहा होगा फोर्स कौन मतलब जो लग रहा होगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो दोनों आपस में इक्वल हो रहे होंगे जितना वो खींचेगा। तो K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? K1 का वैल्यू कितना था इस 1500, दूसरा K2 का 500। तो यहाँ पर 1500 डेल्टा x1 की खोज में है, K2 इस 500 और डेल्टा x2 की खोज में है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 3 डेल्टा x1 इक्वल टू डेल्टा x2। इसका वैल्यू ऊपर ले जाकर पुट करेंगे तो 4 डेल्टा x1 आ जाएगा। यहाँ से ये देखिए 3 डेल्टा x1 डेल्टा x2 की जगह पे 3 डेल्टा x1 पुट करेंगे तो 4 डेल्टा x1 आ जाएगा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो डेल्टा x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा इस 2 सेंटीमीटर और उन दोनों का सम कितना था 8 सेंटीमीटर। तो अगर डेल्टा x1 2 सेंटीमीटर आया तो डेल्टा x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल ना, 8 माइनस 2 तो 6 सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा। ये ऐसा हुआ। तो अब देखिए कि इसमें हमें जो पूछा था कि वर्क डन कितना होगा, तो उसके लिए क्या क्या आप सोच सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ था उसके लिए हम क्या उसको और कर सकते थे।
चलिए देखिए, तो ये आपका जो इसमें आपको बता रहे थे कि इसका कितना होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो वर्क डन उस फोर्स से हमें लगेगा, वर्क डन जो हमें उस फोर्स से लगेगा, तो उसके लिए हमें जो बताना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर तो खैर ठीक है, इसका क्या था कि आपको जैसे यहाँ से बता रहे थे कि 8 सेंटीमीटर जो खींचा तो उसके चलते क्या क्या हुआ, तो एक कहानी चल रहा था। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा x1 ए निकल कर आया। तो बेसिकली क्या होगा कि जब खींचने से पहले वो क्या बोला था, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन का एक वर्ड, वर्क डन इन द स्लोली पुलिंग डाउन द m2 बाई द, स्लोली वर्ड से ही सारा खेल हो रहा है। स्लोली का मतलब कि आप जो अगर फोर्स अगर लगा रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा, तो स्लोली है, इतना स्लोली लेकर गया है कि कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रहा है, ना पहले था अपने स्टैंड स्टिल था ऐसा, और जब खींच रहा है होगा तब भी काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो होगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शून्य होगा। तो बेसिकली हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या आपको बताया गया था, वर्क डन के लिए बच्चों यही बताया गया था ना कि इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर शून्य है। अच्छा, अब उसको देखा जाए कि कौन कौन यहाँ पर काम कर रहा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो हाफ के एक्स स्क्वायर में होगा, तो ये वाला देखेंगे, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स, जो फोर्स हम उसको खींच रहे थे इसमें, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से, कि ये m2g को, कि कितना हमने इस फोर्स लगाया कि जिसके चलते दोनों में एलोंगनेशन हुआ, यही हमें देखना है ना। तो ये चीज़ ऐसा, तो उसका टोटल वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी तो शून्य है, तो निकालना हमें इसका है, तो वर्क डन ड्यू टू द पुलिंग फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ WG, ठीक, प्लस या माइनस W ऑफ द स्प्रिंग। तो इसकी कहानी अलग है, इसको अलग से करेंगे। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ग्रेविटी वाले के लिए, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो इनका वर्क डन कुछ वैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ग्रेविटी लग रहा है। तो अगर, और हमें भी पता है कि दोनों कितने कितने मूव किए हैं, अगर डेल्टा x1 की वैल्यू देखें तो आपको कितना निकल कर आ रहा है, कुछ फर्दर कितना मूव किया है, 2 सेंटीमीटर, और डेल्टा x2 कितना मूव किया, 6 सेंटीमीटर। तो अगर वर्क डन बाई हम यहाँ से अगर लगाए ड्यू टू द ग्रेविटी, तो उसका पहले वाले का मास कितना था बच्चों, 1 kg या 2 kg, पहले वाले का मास 2 kg और दूसरे वाले का 1 kg। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं 2 kg, और उसमें मूवमेंट कितना हुआ था, 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर, तो 2 kg इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू जी, तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 4 40, तो 0.4 जूल, मतलब एक ब्लॉक के लिए आया था। और इसी में दूसरा वाला अगर आप करेंगे तो g इंटू उसमें 6 सेंटीमीटर था, 6 इंटू 10⁻², तो 60 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0.6, मतलब यहाँ से 0.4 आया। इन दोनों का बेसिकली सम चाहिए था ना, 2g प्लस 2 इंटू मतलब mgh, और वहाँ से मास उसका 1 किलो है तो 6 सेंटीमीटर मूव किया, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 60 आ जाएगा, 60 इंटू 10⁻², तो 0.6 जूल इसके लिए हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 1 जूल, ऐसा 0.4 और 0.6, 1 जूल हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि वर्क डन इन द बाय द इसमें स्प्रिंग से कितना हो गया। तो वर्क डन वहाँ के लिए क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, तो यहाँ से U इनिशियल, या क्योंकि निगेटिव में होता है तो U इनिशियल माइनस U फाइनल हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो U इनिशियल हमने जो पहले निकाला था ना, जो वो अपने पोजीशन पर था, आपको याद होगा 0.4 जूल आया था। अब ये क्वेश्चन निकाले थे ना कि 0.4 जूल उसके लिए था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कि जब ऐसा होगा हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि अपने जब वो सेम स्टेट पर जब होगा, मतलब कि जब अपने नेचुरल लेंथ पर होगा, तो उस समय उसमें एनर्जी कितना स्टोर है, तो उस समय एनर्जी कितना स्टोर है बच्चों, इस आवर बताइए 0.4 जूल। और फाइनली हमें जो U2 पोजीशन लेकर आना है उसके लिए कितना होगा,
तो उन दोनों का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना होगा। तो देखिए वहाँ पर अगर हम इसका लिखें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 K1 x1, मतलब कि उनका कितना था दोनों में 8 सेंटीमीटर ऐसा कुछ गया था ना, 1/50 आया था, हाँ 1/50 था, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो 2/100 ऐसा स्क्वायर। ये समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पर पहले नेचुरली कितना था, एक्स लेंथ था, से खींचा ही हुआ है, तो ऑलरेडी इसके पास एनर्जी उतना था ही ना। और दूसरा में ये कि जो हमने डेल्टा x1 निकाला था उसका वैल्यू रखा था, प्लस 1/2 K2, वहाँ भी 1/50 था, और इस पर खींचा कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6/100 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, तो 1/2 K1 कितना था 1500 है, अब 1/50 2/100, तो यानी 1/50 है, तो 1/50 प्लस 1/50 कितना हो जाएगा 2/50 1/25 ऐसा। आप करके भी देखना, एलसीएम होगा 100, तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर 2, तो 4/100 बिकम 1/25, तो सही है। फिर यहाँ पर 1/2 K2 हमारा था 500, ये 50 है बच्चे, 15 नहीं, अभी गलत हो जाता तो परेशान रहते हैं कि कहाँ रह गया आंसर। ऐसा इस 500 है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कुछ आ जाएगा आपका 100 है ना, और यहाँ से 2 और वहाँ से 8 का स्क्वायर, और यहाँ से भी स्क्वायर। तो इसको जब आप करेंगे 1/2 इंटू 1500 1/25 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 6 या 150 होता है, तो 60 हो गया, और यहाँ से 50 तो 6.5, ये वाला मतलब कि 60/50 हो गया। अच्छा चलो लिख लेते हैं ऐसे ही, अभी तो और सॉल्व करना ही है। इसको बच्चों करोगे 8/50 के लिए, तो वहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 100 इज 25, तो 1/2 500, 4/25 इंटू 25, तो 25 2 जा, ये ऐसा होता है, और 2 जैसा होता है, तो यहाँ से कितना हो गया 4 और यहाँ से हो गया 5, तो यहाँ से कितना आ गया 8/5 और वहाँ से 6/5, 6/5 प्लस 8/5, तो इसको जब आप करेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14/5, तो 2.8 हो जाएगा जूल ऐसा। तो देखिए 2.8 जूल है, और पहले से इसका 0.4 था, तो यहाँ से जब हम रखेंगे अब वापस, जो यहाँ पर हमने जो डिस्कवर किया था कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ग्रेविटी के चलते तो 1 जूल है, ठीक है, और -1 जूल बल्कि यहाँ पर होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब करेंगे तो इसका वहाँ से पहले वाला 0.4 था, 0.4 था, और यहाँ से 2.8 था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.4। तो इसका वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पे इनिशियल कितना था 0.4 माइनस 2.8, तो कितना आ गया -2.4, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2.4 है ना, या फाइनल माइनस इनिशियल रखा जाए क्या कि वो 2.4 हो जाएगा, और हाँ तो ठीक है, तो -2.4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2.4 यहाँ से 2.4, और वो प्लस हो जाएगा बच्चों कि -2.4 है, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, मतलब कि ये वाला WS वर्क डन ऑफ द दिस, तो क्योंकि -ΔU होता है, तो W के जगह पे -2.4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए वर्क डन बाई द पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख रहा हूँ, इट इज़ आवर 2.4 हो जाएगा ये, और वो तो माइनस का ही है, तो कितना आ गया इसका आंसर 1.4 जूल। तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसमें स्प्रिंग का जितना बेसिक से रहता था वो सारा कुछ हमने देखा, और थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास की याद दिला रहा है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट चैप्टर जो मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट होगा कल, तो उसमें जाएंगे। तो इस पार्ट को लिखिए यहाँ से कैसे हुआ, तो आपको 30 सेकंड का समय दे देता हूँ। अच्छा अभी 30 सेकंड करके हुआ नहीं,
स्क्रीन से जब हट जाऊं तो आप उसको पॉज कर लिया करो और उसको आप लिख सकते हैं आराम से। ऐसा लिख लीजिए इसको। फिर ये आपका कॉन्सेप्ट था, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी पे काम किया हमने। ठीक है, अरे इसमें एक और रह रहा है क्या? ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये वाला। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द पार्टिकल डिसेंडेड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द पोजीशन वेयर इज अ वेलोसिटी वेक्टर मेक द एंगल थीटा बाई 2। ये तो उसकी याद दिला रहा है जब हम लोग क्या लिखते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है, सर्कुलर मोशन में या प्रोजेक्टाइल में, विद द हॉरिजॉन्टल द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ द फोर्सेस। तो ठीक है, वर्क डन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस फोर्सेस, ग्रेविटी के चलते इसमें मोशन हो रहा होगा ऐसा। तो यहाँ पर एंगल थीटा है, समवेयर थीटा बाई 2 बना रहा होगा। डिसेंडिंग में बोला है जानबूझकर, यहाँ पे नहीं पूछा है, डिसेंडिंग में पूछा है कि जब वो एंगल कहीं यहाँ से ऐसे बना रहा होगा थीटा बाई 2 ऐसा। तो होगा क्या बच्चों कि इसका अगर, जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज होता नहीं है, यू से अगर फेंका हुआ है तो इसमें क्या होगा कि u cos थीटा वॉन्ट बी चेंज और नेवर बी चेंज। तो वेलोसिटी अगर v यहाँ पर इनका रहा होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, v cos थीटा बाई 2, यही ना, कि अगर आप उसको करके देखेंगे ऐसे और ऐसा, तो थीटा बाई 2 जब हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, वो क्वेश्चन में मेंशन है, मैं थीटा बाई 2 यहाँ से ले रहा हूँ ऐसा बच्चों, थीटा बाई 2, देन नो v अगर ऐसा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा बाई 2, और यहाँ से नीचे वाला इस v sin थीटा बाई 2 ऐसा। तो उसमें क्या होगा कि हमें v फटाफट मिल जाएगा। v का वैल्यू इज आवर u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। ये चीज़ हमें मिल गया कि v कितना था। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें बाकी का काम नहीं उसमें सोचने से बच जाएंगे। कि मतलब हम क्या जानते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी कैसा फोर्स होता है, इस कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस में वर्क एनर्जी थ्योरम तो काम करता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम द ग्रेविटी बाय द ग्रेविटी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल है तो इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, यही कर सकते हैं ना। तो यहाँ से कॉमन लीजिए m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v का वैल्यू हमारे पास रेडीमेड पड़ा हुआ है। तो आ जाइए अगले स्टेप में चलते हैं। तो m/2 कॉमन लिया, ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहे हैं। तो v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना था बच्चों, u cos थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इस u स्क्वायर को भी बाहर ले लिया जाए तो 1/2 m u स्क्वायर हो जाएंगे, और ये आपके कितना हो गए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन, हाँ तो एक इसमें ये चीज़ और आएगा कि इसका जो, क्योंकि हमने जो यहाँ पर किया है इसके पास तो वेलोसिटी इसका भी है ना, v sin थीटा बाई 2 है, तो क्यों ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ही कर लिया जाए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो u cos थीटा था तो वहाँ भी फाइनली आपको u cos थीटा ही लगाना पड़ेगा, ये वाला u cos स्क्वायर थीटा, तभी बात बनेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें खाली उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले रहे हैं ना,
v के लिए, लेकिन नहीं, उसका तो हमने v cos थीटा तो बोल ही दिया हुआ है। तो ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि u cos थीटा अपॉन q cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसको नहीं, वो मुझे लगा कि वेलोस केवल हॉरिजेंटल उसका बता रहे हैं, नहीं तो उसको हटा दीजिए। तो u cos स्क्वायर थीटा ऐसा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पर 1/2 mu स्क्वायर जो हम यहाँ से बोल रहे थे कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक चीज़ ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता है, यही जानते हैं ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है। दिक्कत क्या है कि जब उसको अगर हम ले रहे हैं, अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी को अगर नहीं ले रहे हैं तो उसके साथ, तो यहाँ पर हमें फिर किसी हाइट पर होगा तो उसके पास एनर्जी और कुछ प्रोसेस कर रहा है, ये चीज़। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी लेंगे तभी वो उससे कि ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा उसमें। अगर यहाँ पर क्या है कि अगर कॉस थीटा अगर नहीं लेता हूँ, जैसे मैं पीछे अगर मैं सोच रहा था कि यू कॉस थीटा है, अगर यहाँ से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी के लिए ही देखेंगे कि नो चेंज होगा। अगर मैं उसको दूसरे के लिए अगर देखूँ तो उसमें क्या कि अगर यहाँ से अगर यू ले रहा हूँ तो यानी कि कुछ एनर्जी जो इसमें है, अगर यू लूंगा तो यू साइन थीटा वाला भी तो उसको हाइट पे बढ़ा देगा ना, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर ये आंसर मतलब आने में मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यू जो कॉस थीटा होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर जब आप लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बाकी का फिर 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर करिए और 1/cos स्क्वायर थीटा, दिस थिंग बिकम सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1/2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा वर्क डन फ्रॉम ड्यू टू द ग्रेविटी आ जाएगा ऐसा। तो ये है, तो अगर उसमें आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ये सी वाला मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अपना लिख लीजिए यहाँ से, ये वाला अगर लिखा है तो यहाँ पर यू इनिशियल में भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसके लिए लगाना है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। फिर इसको लिख लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि स्प्रिंग placed in the horizontally on the rough surface is the compressed by the block of mass m, the placed on the same surface as the store maximum energy in the spring if the coefficient of friction between the block and the surface is mu, if the coefficient of friction between the block and the surface is mu, the potential energy stored in the spring is, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इसमें स्प्रिंग में स्टोर होगा। बेसिकली क्या करा बच्चों कि ऐसा है, एक स्प्रिंग है ऐसा इसमें करा, तो ब्लॉक कुछ है स्प्रिंग ऑफ मास इसका है एक तरफ से m ऐसा, तो अगर आप F फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ इसमें एलोंगनेशन होगा, तो स्प्रिंग उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब मान लीजिए कि कुछ खींचा होगा, तो वहाँ से क्या होगा कि F इंटू एक्स होगा इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा तो इसमें हम Fx को ही U बोल सकते हैं, यही काम कहने को कर रहा है। तो अब ये देखिए कि जो F वहाँ से लगा रहा होगा वो क्या होगा, F मैक्सिमम बोला है, क्या बोला, मिनिमम वर्ड यूज किया, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। सो तो खैर वो कैसा भी फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का नाम
लेना चाहिए उसको, बस वो देख रहा हूँ कि द स्प्रिंग ऑफ द प्लेस द हॉरिजॉन्टली रफ सरफेस इज कंप्रेस्ड बाई, अच्छा कंप्रेस्ड बाई द ब्लॉक ऑफ मास m इज अ प्लेस सो दैट द सरफेस हैज टू द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा तो ठीक है, इससे वो उधर की तरफ नहीं इधर की तरफ लगा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फर्क यही है कि इसका फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इस म्यू है, तो स्टोर कितना होगा, मैक्सिमम अब कहाँ तक उसमें एनर्जी स्टोर हो सकता है, वो तब तक स्टोर हो सकता है ना कि ये वाला जो ब्लॉक मूव ना करे, वो तब तक ये कंप्रेस होते रहेगा। आप इस वाले एफ को हटा दीजिए, जो कंफ्यूजन आएगा। इसमें कि अगर आप उसमें करेंगे, मान लीजिए कि आप इसको कंप्रेस कर रहे होंगे ऐसा, तो कंप्रेस करेंगे तो कुछ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरह का ये ऐसा मिलेगा क्या, तो x अगर कंप्रेस होगा तो उसके चलते हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक चीज। अच्छा वो मैक्सिमम कंप्रेस कब तक होगा, जब तक ये वाला ब्लॉक है ये m, जब तक वो रेजिस्ट कर पाए उसको, मतलब फ्रिक्शन से उसको अपने आप जब तक उसको रोक पाए। एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि जब वो फोर्स ज्यादा होगा और फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा और वो मूव कर जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब एफ इस पे लगा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में से काम कर रहा होगा एफ। तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन का जो फोर्स लग रहा होगा उस पर, अच्छा डायरेक्टली तो हम लगा नहीं रहे, कौन लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स ऐसा, और इसके जगह पर हम और क्या इसको कर सकते हैं कि जो के एक्स का वैल्यू है जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, म्यू इंटू एम जी नॉर्मल फोर्स ऐसा। तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, क्या हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें फाइनली हाफ के एक्स स्क्वायर चाहिए होगा यहां से। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से इसका अगर लिखना भी चालू करें तो 1/2 के एक्स के जगह पर हो जाएगा एफ स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बाई एफ स्क्वायर बाई 2 के मिलकर आएगा ना। ये देखिए यहाँ से एफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ और एफ इक्वल टू के एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा एफ बाई के, तो वहाँ से उसका वैल्यू आ जाएगा। या चाहते तो एक्स का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लेते, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू एम जी, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी अपॉन 2 के ऐसा। तो ये हमारा ये मिल जाएगा इसका, तो इसका आप देखेंगे तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 के, तो ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, ए पार्ट उसका। तो ये बात समझ में आया क्या, तो इसमें था कि स्प्रिंग मतलब कि उसका उल्टा था, मतलब अब तक क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है और फ्रिक्शन को भी साथ में लेकर आ गया, एक ब्लॉक रख दिया, तो तब बताओ तो उसको कौन पुश कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स पुश कर रहा होगा कि एक्स कितना लग रहा होगा, तो मास वो कब तक रेजिस्ट कर पाएगा, जब तक वो फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा होगा, और मैक्सिमम करने के बाद फिर वो अपना निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ए नहीं, अच्छा ए हर जगह है क्या उसका लिखा हुआ है, चलिए ए से बोल दिया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द एंड रिवोल्यूशन इज, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा ना, एम वी स्क्वायर। और मान लीजिए कि अगर इस तरह का अगर ऐसा सर्कल में ये विजिबल है, हाँ, तो उसमें अगर घूम रहा होगा ये पार्टिकल v वेलोसिटी से, तो उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन बोला हुआ है ना, ये वाला एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा से घूम रहा होगा, तो हम ऐसा जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर हो जाता है क्या,
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसा। अब ओमेगा स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा वही हमें यहाँ से बता पाएंगे। तो अगर थर्ड इक्वेशन को याद करें, ओमेगा स्क्वायर अगर चाहिए भी तो ओमेगा स्क्वायर, और रेस्ट से जा रहा है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, लिख देता हूँ पूरा ऐसे, 2 अल्फा थीटा, ऐसा होता है। तो ये तो वैल्यू 0 हो गया क्योंकि रेस्ट से मूव कर रहा है। तो 2 अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को ये बोल दिया है। थीटा क्या होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एक चक्कर में आप कितना ट्रेवल करते हैं बताइए, 2 पाई आर। एक चक्कर में आप 2 पाई आर ही जानते हैं ना। अगर एक रिवॉल्यूशन में मतलब कहने का 2 पाई आर जाते हैं, 2 में कितना होगा 4 पाई आर, 3 4 5 6, और n रिवॉल्यूशन में कितना होगा n इंटू 2 पाई आर। तो ये कहानी था इनका, मतलब एक इन 1 रिवॉल्यूशन हाउ मच 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर, फॉर n रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा इज 2 पाई आर इंटू n, ऐसा। तो उठाकर यहां रख दीजिए, इस 2 पाई आर इंटू एन, तो कितना हो गया इस 4 पाई आर इंटू एन इंटू ए, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया ये ऐसा। तो इसको वैल्यू उठा के पुट कर दे उधर तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अगर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो 1/2 m 4 पाई आर एन इंटू ए इंटू आर स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिक्कत है कि उसमें r का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें देखते हैं कि 2 पाई m तो है, n भी है, a भी है, और इंटू आर स्क्वायर। तो n एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है उसको देखते हैं। मतलब ऐसे तो आंसर उसका जो हमें लग रहा है कि जो b पार्ट है, 2 पाई n इंटू ए इंटू एम आर स्क्वायर। तो हो सकता है कहीं मैंने एक एक्स्ट्रा r कहीं छोड़ दिया है या उसे कैंसिल नहीं होने दिया है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही है या ए है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन के नाम से बोला तो हम उसको r से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो ठीक बात है। देखिए बच्चे, उसमें क्या है कि जो बोल रखा है ना कि 2 पाई n, जो यहाँ पर कह रखा है कि द पार्टिकल आफ्टर n रिवोल्यूशन इज, तो या तो पर r को वहाँ पर कुछ मिसिंग किया है, तो हम लोग सही है 2 पाई r इंटू एन ही है वो, मतलब इतना ही होगा। अपॉन r अगर करेंगे 2 पाई n अगर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ओमेगा हो जाता है, तो ये नहीं 2 पाई r इंटू एन होगा। तो खैर वहाँ पर वो मिसिंग है, या इंटू आर हो, उनको ऐसा लिखना चाहिए हर ऑप्शन के लिए, आर आर आर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बी ऑप्शन आपका बनेगा, तो 2 पाई एन एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए इतना था इसमें। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो था, और दूसरा आपको जो इक्वेशन सर का काइनेमेटिक्स था, उसको यहाँ पर दोनों को मिक्स किया गया है। तो ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए है बढ़िया। इसमें क्या कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सपोर्ट अ प्लैंक विद द बार ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन इट and attached by the light elastic non-deformed cord of the length 40 centimeter to a point as shown in a figure। ऐसा मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा है, एक बार ऐसा, और एक मतलब नीचे एक प्लैंक उसके ऊपर लगाया हुआ है, और एक इस तरह का कॉर्ड लगा हुआ है जिसका लेंथ उसका 40 है और इसका मास 1 kg है, यही है। फिर क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द प्लैंक इज 0.2। The plank is slowly shifted to the right until the bar starts sliding over it. Slowly, देखो slowly वर्ड से चौकन्ना रहना बच्चों। slowly का मतलब इतना कर रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब कि ये सिंपली काइनेटिक एनर्जी गेन ही नहीं करेगा। दूसरी भाषा में इतना धीरे धीरे कर रहे हैं। टू द राइट साइड ऑफ द until the over it,
and the moment when the chord is deviate from the vertical by the 30 degree, not 300, is the 30 degree. मतलब कुछ देर के बाद ये ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ब्लॉक आ गया कुछ यहाँ पर और ये एंगल ऐसा बना रहा है, और कितना बना रहा है 30 डिग्री ऐसा। तो जो टेंशन क्रिएट होगा ऐसा टी, और स्ट्रेचेबल है, ठीक है। तो वहाँ से टी मैंने टेढ़ा क्यों बना दिया, टी ऐसे लग रहा होगा, तो उसमें जो t इक्वल टू हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x लग रहा होगा, एक बात तो होगा। अच्छा, अभी क्या होगा कि जब इसका ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा 30 डिग्री, तो इसके ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा t sin थीटा। तो वर्चुअली क्या होगा कि जो अभी जो ऐसा खींच रहा होगा, ये ब्लॉक खींच रहा होगा तो साथ में जा रहा होगा, तो कौन इसको रेजिस्ट कर रहा होगा कि इसको मूव ना करे। जैसे नीचे से खींच रहा होगा, यहीं पर है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जा रहा होगा, स्मूथ है, इसमें थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, लेकिन ये वाला नहीं हिल रहा होगा 1 kg ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि बोल रखा है फ्रिक्शन। तो टी साइन थीटा का कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रेस्क्यू करने आ रहा होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि टी साइन थीटा और फ्रिक्शन, मतलब कि वो क्या कि अब छोड़ो, जितना लगा लगा, तो जब मूव करने वाला होगा तो फ्रिक्शन आपका इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? जब मूव नहीं कर रहा होगा तो कौन उसको रोक रहा होगा टी साइन थीटा को इधर मूव कराने से, मतलब राइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो मूव कर रहा है, तो कौन उसको रोक रहा होगा, फ्रिक्शन कि और इसके चलते वो टी साइन थीटा इधर खींच रहा होगा। तो एक पॉइंट पर जब ऐसा आया होगा कि जो टी साइन थीटा का वैल्यू है वो आपके फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो रहा होगा, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका म्यू इंटू एम जी कह लीजिए ऐसा। अच्छा, ये बात तो आपका वहां से एक मिलेगा। और साइन थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए, अच्छा इसमें एक और कलाकारी है कि वो जो नॉर्मल फोर्स है वो सेम नहीं है बच्चों, ये बता रहे हैं अभी कैसे क्या हुआ। ये जो चीज है इसी का तो खेल है यहाँ पर कि म्यू इंटू इसको नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। अच्छा, अब देखा जाए कि नॉर्मल फोर्स उस समय क्या होगा कि अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर देख रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स भी तो कुछ ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना, ऐसा एन, और एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो तब तक इनका जो नॉर्मल फोर्स हो गया बदल गया होगा, क्यों? क्योंकि जो टी का जो कंपोनेंट है तो टी कॉस थीटा उधर ही लग रहा है ना, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि टी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम जी, ऐसा कह रहा है। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस टी कॉस थीटा आ जाएगा क्या, ठीक। अब इसका वैल्यू इस टी साइन थीटा के इक्वल है क्या, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए हुआ क्या कि मैंने क्या क्या बताया कि जैसे इसको खींचा तो टी और अपना के एक्स जो भी चल रहा था, यहाँ से ऐसे खींचे, इधर यहाँ से यहाँ आया, तो कुछ एलोंगनेशन भी इधर हो रहा होगा, उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। लेकिन टेंशन टी लग रहा होगा तो टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा नीचे, नॉर्मल एम जी ऐसे लग रहा होगा, तो उसको रोक कौन रहा होगा, फ्रिक्शन। तो टी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ हो रहा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस टी कॉस थीटा। तो क्यों ना नॉर्मल फोर्स को वहां पर पुट कर दिया जाए और कुछ देखा जाए कि टी वगैरह में क्या चला। तो जब इसको आप ऐसा जब करेंगे तो ये टी साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स एम जी माइनस टी कॉस थीटा, ऐसा होगा क्या। तो उसमें जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब टी अगर वहां से लेकर जाएंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अगले पेज पे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन एक बार देख लिया जाए क्या था, टी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी टी साइन थीटा म्यू एम जी माइनस टी कॉस थीटा। तो इसमें अगर टी साइन थीटा ये इधर से आ गया तो म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, ऐसा लिखेंगे। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हमारा टेंशन आएगा क्या बच्चों, बताइए कि म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा अपॉन
म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये टेंशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो अच्छा, अब टेंशन इक्वल टू देखा जाए तो कितना होगा बच्चों, यही था ना के एक्स इक्वल टू, जस्ट आप याद करिए यहाँ पर टी इक्वल टू के एक्स हमने डिस्कवर किया था ना कि जो खींच रहा होगा उसके चलते हो रहा होगा। अच्छा, अब x कितना होगा वो हमें समझना है। वंस वी गेट द x, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो यही है ना कि 1/2, मतलब उसमें क्वेश्चन में क्या मांगा था कि बताइए कि इसमें कि फाइंड द वर्क डन दैट बीन द परफॉर्म बाय द मोमेंट बाय द फ्रिक्शन। So work done that has the performed by the friction and force acting on the bar in the reference of the fixed। तो उसमें जितना भी कहिए फ्रिक्शन वगैरह या डेवलप हो रहा होगा तो वो स्प्रिंग मतलब स्ट्रेचेबल है, तो जितना स्प्रिंग में वो स्ट्रेच किया होगा उतना ही वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ होगा, यही होगा। तो अगर इसकी बात करें यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो वर्क जो एनर्जी स्टोर किया होगा, क्योंकि आपको अगर ऐसे समझिए कि जो वहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ से जो हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो फ्रिक्शन के चलते तो ये मतलब ये तो स्मूथ है, ये तो पहुँच गया होगा फटाक से। अभी फ्रिक्शन ने अभी काम करना कब स्टार्ट करेगा, जब मैक्सिमम जब वहाँ से निकलेगा, तो कितना वो खींचा होगा, जो हमको खींचने में जो लगा होगा मतलब जो स्ट्रेच किया होगा स्ट्रिंग, उतना ही एनर्जी स्टोर कर रहा होगा फ्रिक्शन। अभी तो चला तो है नहीं है कोई, मतलब वो मोमेंट ही नहीं हुआ है, तो फ्रिक्शन के चलते तो उस मोमेंट तक तो जीरो होगा। वंस वो जैसे ही जाएगा तो उसका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में लगेगा, तो इसीलिए हम इसको पोटेंशियल एनर्जी में निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा ये पूरा चीज ऐसा x अपॉन दिस, या k का वैल्यू रख लीजिए सिंपल, u इक्वल टू 1/2 k की जगह पे कितना आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ऐसा, और ये वाला जो x है नीचे की तरफ आएगा, ये x यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 म्यू एम जी एक्स अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये ऐसा आएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। अब रह गया आपको x निकालने के लिए, तो x निकालने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ओह सॉरी, आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो इसका वैल्यू है, तो मैं इसको देखो एक इमेजिनेशन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसा ही हुआ होगा ना, देखिए तो ये ऐसा, तो बेसिकली इसका लेंथ क्या रहा होगा, ओरिजिनली L है, अगर सपोज करते हैं L है, तो ये यहाँ से इसका जो अभी जो बना है हाइपोट्यूनस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा L सेक 30 डिग्री, देखिएगा करके, क्योंकि L होगा ये, इसको मान लीजिए कुछ अलग लेंथ y पूरा, मतलब ये L है तो इसका हाइपोट्यूनस वाला पार्ट कितना हो जाएगा, मतलब L अपॉन हाइपोट्यूनस इक्वल टू योर cos 30, तो उसका उल्टा पुल्टा करेंगे या ऊपर से ऐसे कर लीजिए sec 30 इक्वल टू हाइपोट्यूनस अपॉन दिस L, तो L sec 30 पूरा आ जाएगा। तो L sec 30 तो पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए है, तो इसमें तो L तो रहा होगा पहले से, मतलब y में ये क्या रहा होगा L sec 30 का मतलब कि L प्लस जितना वो एलोंगनेट किया है, तो हमें x की खोज में है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू L sec 30 माइनस L, तो यहाँ से 1 माइनस सेक 30 हो जाएगा, सेक 30 माइनस 1 इंटू L हो जाएगा। ये समझ में आया क्या कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक था वो कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी जो वैल्यू निकाले L सेक 30 ही है ना, तो L सेक 30 में उसमें एलोंगनेट भी किया है, तो उसका दोनों का मतलब क्या हुआ L प्लस एक्स इक्वल टू L सेक 30, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे x L साइन सेक 30 माइनस L, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, x इक्वल टू L कॉमन लेंगे तो सेक 30 माइनस 1, तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा उसका वैल्यू रख लिया जाए अगले इसमें, कि बेसिकली जो काइनेटिक जो उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है उसके स्ट्रेचेबल से, वही उसका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हो रहा होगा।
तो 1/2 म्यू एम जी, एल के जगह एक्स के जगह पर एल को कॉमन ले लेते हैं, तो सेक 30 डिग्री -1 अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ऐसा, तो इसमें सारा कुछ हमें पता है। म्यू का वैल्यू जैसा पता है कितना होता है 0.2 mg, मास कितना था बच्चों 1 kg, इसका वैल्यू है 1 kg। ठीक, तो इसमें हम यहाँ से ले लें 1 kg, तो 1 इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया 10, लेंथ कितना था 0.4, सेक 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 -1 अपॉन साइन 30 इज हाफ, कॉस 30 इज अगेन √3/2। तो बच्चों इन सबों का जितना कैलकुलेशन करोगे, मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, तो उसका कुछ जाता है 0.09। इसमें इसका जो कैलकुलेशन आएगा 0.09, तो गेटिंग पुटिंग डेटा है, तो ये थोड़ा बोरिंग है, तो इसलिए आप इसको आराम से करिएगा। तो आपके लिए आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू आएगा 0.09 जूल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना पॉज करके और फिर देखना। तो इसमें आपको सीखने को कुछ मिला होगा। ये कुछ वैसा क्वेश्चन है जैसे कि एस सी वर्मा बुक में जो उसमें खींचते थे और वहाँ पर कुछ हैंग होता था, वहाँ पर बस एक कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था पुली के साथ। ये वैसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन को डाल दिया और उसके चलते हमें फ्रिक्शन के चलते वर्क डन पूछा था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, फाइनली इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और है क्या, अच्छा एक और को, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg moving along the x-axis, the gravity U is equal to 5x into x minus 4 joule, where x is in meter. It can be concluded that the particle is acted upon by the variable force. तो हम फोर्स के लिए क्या जानते थे, पोटेंशियल एनर्जी हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो हमें फोर्स अगर निकालने के लिए और कंजर्वेटिव नेचर का अगर होगा तो F इक्वल टू हमने सीखा था ना माइनस du/dx, अगर x के उसमें है तो मोमेंट में x इज इन मीटर है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है वो पूछना चाह रहे हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है, तो 5 को बाहर कर लीजिए और इसको जो u का जो एक्सप्रेशन है कुछ कैसा आएगा x² - 4x, ऐसा ना। तो इसको x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और -4x का करेंगे तो 4। ठीक, तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल फोर्स है क्योंकि इसमें f अभी भी क्या है, इन्वॉल्व है ना, जीरो भी नहीं है, ऐसा। तो कहेंगे यस वेरिएबल है, तो वेरिएबल है। द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन इज 0। तो जब मिनिमम होगा तो क्या होगा, du/dx का वैल्यू 0 होगा फॉर मिनिमम के लिए, यही जानते हैं। मैक्सिमा मिनिमा हो तो वहां पर कोई भी वेरिएबल एक तरह का होता है, तो वहां पर du/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो 0 होगा तो du/dx का वैल्यू 0, तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर f का ही तो निकाले थे तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो इस 2 को अगर पुट किया जाए यहाँ पर तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना आ रहा है, u इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 2 8, तो कितना आ गया 4 - 8 इज -4 एंड -20 जूल। तो यस, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन इज -20 जूल, तो बी हो गया ऐसा। फिर कह रहा कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो हमने कल बहुत डिटेल में सब समझा था कि मिनिमम जो उसका जो वेलोसिटी जो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, अपने मीन पोजीशन पर होता है। ये आपको पूरे अच्छे से डिराइव करके दिखाया था। जो अभी इसको खाली ज्वाइन कर जो इस लेक्चर को देख रहे हैं तो जाकर उनसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाकर देखें,
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो वहाँ पर आपको डिटेल में सब मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट मैक्सिमम कहाँ पर होता था, जहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, 2 मीटर, मतलब कि ये जो इसका आया था, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का ही कंडीशन लगाया था ना, तो कहाँ पर हो रहा है, 2 मीटर पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा, 2 मीटर, सिंपल। तो इसलिए इसका सी होगा, और ये तो होगा नहीं क्योंकि वो तो 3 हो गए। तो मल्टीपल चॉइस वाले में थे, तो इस तरह का आपको एक ग्लिम्स दिखाया कि एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा, मतलब इसके बाद वाला, जैसे कि मैकेनिक्स के नाम पर क्या क्या जैसे रहता है, तो आप देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम और इसके बाद मोमेंटम एंड कोलिजन वाला, तो एक जैसे हैं सब। उसके बाद रोटेशनल की दुनिया अलग हो जाएगा, ऑल दो दुनिया अलग तो होगा, लेकिन इसी से काम चलता है उनका भी, इनसे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें जैसे कि अगर ये जो अभी ख़त्म होगा या ख़त्म हुआ ये चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो उसको वहाँ पर रोक कर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो टफ है, या जो मुझे लगता है कि हर टॉपिक से 10-10, 5-5, तो वो सब मैं हो सकता हूँ कि कराऊंगा। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अपने जो पढ़ा है वो कैसा पूछा जाएगा, तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आपको ग्लिम्स दिखाकर ऐसा इसीलिए लिया हुआ था आज। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन फटाफट कर लीजिएगा, और आसान भी आपको लगा होगा ये। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है। ये कह रहा है कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 आइडेंटिकल ब्लॉक, ईच ऑफ द मास m लिंक टुगेदर बाय द कंप्रेस्ड द वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k as shown in figure. द ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय द थ्रेड, एक थ्रेड से आपस में कनेक्टेड है ऐसे, और उसको कुछ रखा हुआ है, मासलेस है, इज द बर्न थ्रू द सर्टेन मोमेंट। तो जैसे ही मान लीजिए कि इसको कंप्रेस करके रखा हुआ होगा, तो मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस, अगर x डिस्टेंस ऐसा कंप्रेस किया होगा, और इसको हम बर्न करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद ये कहाँ मिलेगा, ये शूट करेगा कुछ ऊपर। पहले तो अपने जितना x कंप्रेस है, तो अपने नेचुरल पोजीशन x पर आएगा, जितना मान लेते हैं कि x नीचे है, तो ठीक यहाँ से x ऊपर की तरफ जाएगा ब्लॉक, और वहीं तो नहीं जाएगा कभी, तो जितना कंप्रेस है तो नेचुरल पोजीशन पर आएगा, और फिर उसके बाद वो चलते जा रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा, तो कुछ उसके बाद और शूट करेगा कुछ ऐसे। तो समझ में आया, मान लेते हैं कि h डिस्टेंस इसको कह देते हैं, x जितना नीचे था कंप्रेस करके स्ट्रिंग पकड़ के रखा हुआ था। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 आइडेंटिकल ब्लॉक, ईच ऑफ द मास m linked together by the compressed weightless spring stiffness k as shown in figure. The block are connected by the thread which is the burn through the certain moment. ऐसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, इसको स्ट्रिंग को बर्न किया, तो जैसे ही बर्न करेंगे तो भागेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जैसे मान लीजिए कि अगर x कंप्रेस था, तो x अपने नेचुरल पोजीशन पे आएगा यहाँ से, ठीक, और उसके बाद फिर वहाँ से वो शूट करेगा ऊपर की तरफ h, तो फिर मैक्सिमम कंप्रेशन h होगा, और फिर उसके बाद या हो सकता है कि इसको भी ले उड़े, शायद यही बोला है क्वेश्चन में। तो इसका एक ही पार्ट लिए, उसका दूसरा पार्ट वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह से था, तो इसीलिए उसको नहीं लिया। तो उसमें कह रहा है कि द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द थ्रेड विच इज द बर्न थ्रू द सर्टेन मोमेंट, फाइंड एट what value the initial compression of the spring, the lower block will bounce up after the thread has been burned through. तो उसमें हम देखेंगे कब वो उठेगा। जैसे मान लीजिए कि h मैक्सिमम में गया, भाई ये तो अपना जितना कंप्रेस खींच सकता है पहले स्प्रिंग, तो उतना होगा। जैसे ही मैक्सिमम में होगा और एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, तो उठ जाएगा वो। तो अभी उठा नहीं है, लेकिन उठेगा कब, जब इस तरह का सिचुएशन होगा तब। ये बात आपको समझ में आया क्या, कि इसमें जैसे कंप्रेस किया हुआ था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि कंप्रेस किया हुआ था और स्ट्रिंग से था, तो इसको कट किया, तो अपना शूट करेगा यहाँ पर जितना भी था, तो शूट करके जितना कंप्रेस एक्स था, तो अपने नेचुरल पोजीशन पे एक्स गया होगा, और फिर उसके पास जब इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लीजिए या नेचुरल पोजीशन कह लीजिए, तो वहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो उसके पास स्पीड होगा तो और वो खींच जाएगा, तो लेट एच खींच गया। तो इसको एनर्जी दे कौन रहा था, एनर्जी इसको दे रहा था कि जो पहले से कंप्रेस था, कितना कंप्रेस था, एक्स, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट मच ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गिवन टू द ब्लॉक इन ऑर्डर टू गेट mg h प्लस एक्स। ये अगर लेंथ देखा जाए यहां से यहां तक, जहां से वो था h प्लस एक्स ऊपर की तरफ गया होगा वो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक।
दूसरा बच्चों किसका हाफ के इंटू फर्दर एच स्क्वायर खींचा होगा, एनर्जी इनिशिएटर यही देने वाला था, शूट किया ऊपर एक्स मतलब अपने नेचुरल लेंथ पर और फिर फर्दर एच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटी में गया ये, और दूसरा इसका स्प्रिंग का फर्दर जो एच खींचा होगा वो स्प्रिंग लिया होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर को दो लोग ऐसे मिल बांट के खाए पिए होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अच्छा जब मैक्सिमम उस पर होगा तो वहां पर क्योंकि एक वेरिएबल एक्स में लेकर आना है तो एच को तो हटाना पड़ेगा ना, तो वहां पर क्या हुआ होगा जब मैक्सिमम वो गया होगा, तो अगर डायनेमिक्स देखें मतलब फोर्स देखें क्या क्या लग रहा होगा, तो इस ब्लॉक पे अगर वहां पर ऐसा हो रहा होगा तो एम जी नीचे की तरफ होगा और मैक्सिमम ये कितना खींचा होगा के एच, ऐसा तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या के एच इक्वल टू एम जी, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोला जा सकता है कि के एच इक्वल टू एम जी, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा एम जी बाई के, तो यहां पर उठा के पुट कर दे तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एच के जगह पे एम जी बाई के, यहाँ पे एच इक्वल टू एम जी बाई के ऐसा, प्लस एक्स प्लस 1/2 के एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो के कैंसिल होगा। तो आप इसमें से देख रहे होंगे कि आपको स्मेल आ रहा होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आइए उस स्मेल को पहचाना जाए। और तो सबसे पहले तो ये हाफ और हाफ कैंसिल होकर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा दे देंगे ना, तो इसको तो पहले मुहूर्त में रख लिया जाए। तो देखिए क्या क्या मिला, आइए समझते हैं। तो इक्वेशन यहाँ से कितना था बच्चों, कि एक्स स्क्वायर था, इसको तो अब 2 मिल गया था एम जी, और यहाँ पर एम जी बाई के था, यही था ना एम जी बाई के प्लस एक्स ऐसा, प्लस 1/2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के कैंसिल होने के बाद, अच्छा 2 तो हट गया था ना, फिर क्यों 2 आ रहा है, तो फिर नहीं आता है, ऐसा होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और थोड़ा समझा जाए, लिखा जाए एक बार फिर से, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कितना हो गया 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के प्लस 2 एम जी एक्स प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, तो यहाँ से 2 और 1 3 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, एंड माइनस 2 एम जी बाई के इंटू एक्स, ऐसा। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब कि ये वाला बी है आपका और ये हमारा सी पार्ट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। चलो एक बार और लिख लेते हैं, बड़ा इसलिए लिखना पड़ता है कि फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम जी बाई के 2 एम जी बाई के इंटू एक्स माइनस 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, ऐसा इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू अगर देखा जाए तो अपने डिस्क्रिमिनेंट वाले को याद करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 2 एम जी बाई के माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 4 स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर और माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा अपॉन 2 ऐसा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर 12 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो 16 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एम जी बाई के, तो 4 एम जी बाई के यहाँ से 2 एम जी बाई के प्लस माइनस 4 एम जी बाई के अपॉन 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, है ना। निगेटिव वाला को तो चलेगा नहीं क्योंकि वो
मैक्स कंप्रेस करना है, डिस्टेंस लेना है, तो निगेटिव तो नहीं लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 mg/k/2, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 mg/k निकल कर ये आ जाएगा कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें इतना आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। इसमें जो लगा था कॉन्सेप्ट ये था, तो इसको फाइंड आउट कर लीजिए। मेन है थिंकिंग प्रोसेस कि हुआ क्या क्वेश्चन में, मतलब वंस यू गेट दैट ये कॉन्सेप्ट पहले भी कर रखे हैं इस तरह का, लेकिन इसका रिवर्स कर रहे थे, अब इसको उस मतलब कि मतलब उस कॉन्सेप्ट का रिवर्स से देखिए, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। तो इसमें हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के हो सकते थे, इधर उधर के जितने भी क्वेश्चंस थे, और एससी वर्मा बुक से जितने क्वेश्चन थे वो सब का सारा देखा और चैप्टर को अच्छे से समझा। इन सारे कॉन्सेप्ट को, वर्क एनर्जी या पावर का कॉन्सेप्ट जो होगा पूरा का पूरा आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे यूज होता है। वहाँ पर एक अलग फैक्टर होगा, अभी हम केवल एनर्जी के बारे में कंजर्व करा रहे थे। नेक्स्ट जब चैप्टर में जब मिलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल एक या सेंटर ऑफ मास में एक अलग तरह का ही वहाँ पर काम चल रहा होगा। तो मतलब हो कह रहा है कि चीज़ें पहले भी होते थे, तो होती थी, या कोई भी एक्शन अगर होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा बॉलिंग जैसा कुछ करूं, तो यहाँ पर भाई कितना फोल्ड हुआ, रोटेशन क्या हुआ, अगर बॉल ऊपर से नीचे गया तो एनर्जी कितना हुआ, उस डायरेक्शन में मोशन क्या हुआ। तो अभी एक एक करके कंपोनेंट उसका देख रहे हैं। जैसे फोर्स कितना लगा, पहले 3 चैप्टर में देखा, या उसके पहले भी देखें तो उसका काइनेमेटिक्स क्या चल रहा था, स्पीड कितना गेन किया, एक्सेलरेशन कितना है, कॉस्ट जाना कि भाई फोर्स कितना लगा रहा था, इस चलते एक्सेलरेशन हो रहा था। तीसरा और प्रोसेस करके देखा कि एनर्जी वाइज बताइए क्या चल रहा था ये। फिर फोर्थ या नेक्स्ट जो सेक्शन में जब मिलेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है। तो एक एक करके मतलब एक ही एक्शन में कोई कितना चीज हो रहा है, तो उसको करके बारी बारी से देखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, थैंक्स फॉर योर टाइम।